नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, ये वीडियो डेडिकेट है उन विद्यार्थियों के लिए जो आयुष विभाग के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें आप बच्चों ने काफी प्यार दिया था। हमने आपको बताया था कि अगर आपको आयुष डिपार्टमेंट के अंदर जगह लेनी है राजस्थान की कॉलेज में, तो आरपीएससी के पेपर में आपको राजस्थान जीके पास करना होगा। और राजस्थान जीके किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्नों पर डिटेल्ड डिस्कशन करने आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। मुझे तो आप जानते ही हो, आपका अपना अंकुर पारिक। और भैया हमारे साथ में आज आपके सामने आने वाले हैं गौरव शर्मा जी, जिनका राजस्थान जीके में बहुत बड़ा नाम है कि ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स भी आई हुई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सर ने काफी काम करा है। तो हम दोनों मिलकर आपको डिस्कस कराएंगे कि किस तरीके से आरपीएससी ने पिछली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पेपर लिया था और उसके आंसर क्या होंगे। ये पीवाईक्यू कराने का उद्देश्य ये है कि आप जान सकें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और आगे आपकी तैयारी को धारदार बनाने में शिवी एजुकेशन हब का क्या रोल हो सकता है। चलिए पेपर डिस्कशन करें, उससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो हमारी एप्लीकेशन है शिवी एजुकेशन हब, SEH। इसके बारे में गौरव सर आपको और डिटेल में बताएंगे। यहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है आयुष जीके बैच। इस बैच को आप ले सकते हैं और इस बैच में आपके पूरे के पूरे जीके का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और मैं फिर से कह दूं कि सिर्फ सब्जेक्ट के दम पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजस्थान की कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे, तो भैया ये आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि अभी राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड लाइक पीजीटी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर वहां एक सिंपल सा नियम है कि दो पेपर होते हैं, एक जीके का पेपर, एक सब्जेक्ट का पेपर। दोनों पेपर में 40-40% लेकर आने होते हैं। एक विद्यार्थी जो बहुत होशियार है, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक मंच है इसलिए, ठीक है, उनके बायोलॉजी के अंदर लगभग 70% नंबर बन रहे हैं जो कि मेरिट होल्डर के बनते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीके के अंदर उन्होंने 40% पार नहीं करे। राजस्थान जीके को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। चलिए अब उस पेपर पर आते हैं जो पेपर पिछली बार हुआ था। 7 पेपर हमारे पास में है और आप चाहेंगे तो सातों के सातों पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, कतई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर ही देखिए, ये जो पेपर है ये पेपर कोड नंबर 7, ठीक है, 12/11/2021 को ये पेपर हुआ था। सब्जेक्ट है जीके एंड पंचकर्म। ठीक है, हर विषय का अलग अलग पेपर हुआ था और ये सातों पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो मेरे विषय हैं वो मैं करवाऊंगा। गौरव जी क्योंकि ज्यादा विद्वान है, इनके ज्यादा प्रश्न है, इसने गौरव सर भी बीच बीच में आते रहेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक था, उसी से पहला प्रश्न दे दिया। देखिए यहां पर 15 प्रश्न पिछली बार आए थे राजस्थान इतिहास के, ठीक है, जीके हिस्ट्री के, जिसके अंदर हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर भी इन्होंने शामिल कर दी। पहला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचकुटा वेजिटेबल। राजस्थान के अंदर एक सब्जी बनती है जिसका नाम है पंचकुटा सब्जी। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है। ठीक है, देखना एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जीके का फेवरेट टॉपिक होता है नहीं लगाकर पूछना। पंचकुटा की सब्जी आपके सिलेबस में दे भी रखा है, राजस्थान के खान पान के तरीके। पंचकुटा की सब्जी के अंदर 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो सबसे पहले केर, राजस्थान के अंदर, साउथ राजस्थान में केर सांगरी का अचार आपने खाया होगा। उसके बाद में कुमट। ठीक है, इस कुमट को कई जगह कई टेक्स्ट में कुमटिया भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। केर हो गया, कुमट हो गया। इसके अलावा भैया एक सब्जी होती है सांगरी, मैंने आपको कहा था ना केर सांगरी का अचार वाली सांगरी। सांगरी के बाद में भैया चौथे नंबर पर जो सब्जी होती है उसको कहते हैं हम गोंद। ठीक है, गोंद उसको कहते हैं। ठीक है, गोंद या गोंदा, ये दोनों ही नाम दे रखे हैं, कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, और जो पांचवी जो सब्जी आती है उसको कहते हैं बबूल। इन 5 चीजों से मिलकर आपकी बनती है पंचकुटा की सब्जी। अब देख लीजिए ऑप्शन के अंदर क्या नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अंदर आपके केर है, सांगरी है, खुमट है, खिम्पोड़ी नहीं है, और खिम्पोड़ी ही इसका करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रश्न से हम क्या सीख सकते हैं, राजस्थान के अंदर खान पान के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर क्या होती है। जैसे एक पंचकुटा की सब्जी होती है, वैसे के वैसे आगामी साल में पूछ सकते हैं अन्नकूट की सब्जी कहाँ होती है। राजस्थान के अंदर जब भी बड़ा त्योहार होता है जैसे दिवाली वगैरह, तो उसके बाद में जो मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर ये अन्नकूट की सब्जी बनती है, जिसके अंदर जितनी भी उस समय की सीजनेबल सब्जी होती है उन सब को बनाकर एक प्रसाद बनाया जाता है। पहले ठाकुर जी के चढ़ता है, उसके बाद पूरे गांव में बंटता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो अन्नकूट की सब्जी है ना, कई लोग होते हैं, जैसे मैं खुद हूं, बैंगन छोड़ रखा है, लेकिन अन्नकूट की सब्जी में बैंगन आ जाएगा तो भगवान जी मुझको श्राप नहीं देंगे, पाप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं, इनके बारे में और खान पान के साधन है। दाल बाटी कहाँ का प्रसिद्ध है, दाल ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध है, खीर मोहन कहाँ का प्रसिद्ध है। और खीर मोहन जब आया है तो भैया खीर मोहन के क्षेत्र के सर को बुलाते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न इनका है। तो आप सभी आयुष विभाग के बच्चों से पहला इंट्रोडक्शन मैं इस चैनल पर करवा रहा हूं। ठीक है, चैनल पर तो हो गया है, स्पेशली आयुष विभाग के बच्चों के लिए ठीक है पेपर भी सॉल्यूशन करवाएंगे और गौरव सर से जानेंगे कि राजस्थान जीके के लिए आप क्या करने वाले हो बच्चों के साथ में। वेलकम सर, प्लीज स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि साथियों सर ने बताया, ज्यादा ही तारीफें कर दी थी, लेकिन सर भी देखो राजस्थान जीके में आपकी पूरी राजस्थान जीके पूरा सिलेबस हम दोनों ने देखा है और हमने दोनों ने ये डिस्कस किया है कि आपका पूरा सिलेबस है, हम दोनों मिलकर कवर करवाते हैं। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, टेंशन आपको बिल्कुल करनी नहीं है। आप तो हमसे भी समझदार हो, डॉक्टर बनने वाले हो। तो सबसे बड़ी बात राजस्थान जीके, सर आज से इनके राजस्थान जीके के क्या प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको समझाने वाले हैं। और अभी पेपर डिस्कशन चल रहा है, तो एक बार आप पूरा पेपर देखिए, उसके बाद हम सर को बुला के लाएंगे, एक बार 2-4 बातें आपसे करेंगे। ठीक है चलिए सर? प्रश्न बताओ, उससे पहले मैंने सर ये सब्जी का बताया है तो आपका इंट्रोडक्शन कराया था, खीर मोहन यहाँ का प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि प्रश्न बन सकता है खीर मोहन कहाँ का प्रसिद्ध है। जी देखिए, ठीक है, जैसा फिर आप सेकंड क्वेश्चन पर आइएगा। जैसा कि साथियों सर ने बताया कि खीरमोहन आप देखेंगे गंगापुर, और गंगापुर सिटी है, गंगापुर का प्रसिद्ध है। आप कहीं भी आप जाना चाहोगे राजस्थान में, वर्तमान में तो बहुत फेमस हो गया है खीरमोहन। हलवाइयों के नाम पूछे गए हैं, मैंने तो बुक्स भी लिखी तो उसमें नाम लिख दिया, आबू हलवाई का लिख दिया, फलाना ढिमका, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। अभी तो आपको क्या करना है, केवल इन प्रश्नों की चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने, हाँ ठीक है साथियों। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है, दो सूचियां दी हैं आपके सामने, एक सूची फर्स्ट है और एक सूची आपके सामने सेकंड है, और दोनों सूचियां आपको सुमेलित करनी है। देखिए एक तो सूची आपको दे दी फर्स्ट, एक दे दी है सेकंड, और क्या पूछा है आपसे जरा इसकी मैं बात कर लेता हूं। सूची फर्स्ट में आपसे पूछा है त्योहार दे रखे हैं, व्रत दे रखे हैं, उपवास दे रखे हैं, कामदा, निर्जला, जल झूलनी, देव उठनी, और दूसरी तरफ मेरे भाई आपसे क्या दिया गया है, दूसरी तरफ आपसे माह दिए गए हैं कि चैत्र महीने में, भाद्रपद महीने में, ज्येष्ठ महीने में या कार्तिक महीने में मेरे भाई आपका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे जब भी प्रश्न मेरे भाई बने तो समझ लेना आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है त्योहार और व्रत आपको पूछे ही जाएंगे परीक्षा में क्या होते हैं, अभी मैं आपको चर्चा करके बता दूंगा। तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपका जो कामदा व्रत है ये चैत्र महीने में रखा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है निर्जला, निर्जला जो व्रत किया जाएगा मेरे भाई वो ज्येष्ठ महीने में किया जाता है। ऐसा व्रत राजस्थान का जिसमें निर प्लस जल यानी पानी नहीं पिया जाता है, कौन सा महीना है, ज्येष्ठ महीना। फिर आपको याद रखना है मेरे भाई, आपसे पूछा है जल झूलनी एकादशी, और जो जल झूलनी एकादशी आती है वो आपकी एकादशी भाद्रपद महीने में आती है, अभी बताऊंगा। और देव उठनी एकादशी आपकी कार्तिक महीने में आएंगी। जब आपको राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ाऊंगा
तो त्योहारों में आपको स्पष्ट चर्चा करके बताऊंगा कि राजस्थानी परंपरा के अनुसार हमने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, शुक्ल, भाद्रपद, ऐसे हमने राजस्थान के महीनों को बांटा है। सबसे पहला महीना है राजस्थान का चैत्र महीना। आप देखेंगे मेरे भाई, चैत्र महीना आपका हिंदू विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह माना जाता है। और इस महीने में जो भी हमारे त्योहार आएंगे, प्रत्येक महीने के त्योहारों की जब हम चर्चा करते हैं तब आपको सबसे पहले इन त्योहारों की चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा देव उठनी एकादशी। ये देव उठनी वही है मेरे भाई जब से राजस्थान में शादियां प्रारंभ हो जाती हैं, देवता सो जाते हैं और देवता उठने के बाद ही राजस्थान में शुभ काम होते हैं। तो देव उठनी एकादशी से ही आपके शादी होने लगती है। एक है जल झूलनी एकादशी। आपने देखा होगा गांवों में प्राय जल झूलनी एकादशी को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। इस दिन गांव के प्राय मंदिर में ठाकुर जी को सर पर रख करके गांव के बाहर पवित्र जलाशय पर ले जाते हैं और सारे ग्रामवासी इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं और मेरे भाई ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब की बार आपने हमारे गांवों के जलाशयों को भर दिया है, तो इसलिए अगली बार आप इससे ज्यादा आप बरसात करवाइए। तो जल झूलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। यह निर्जला एकादशी है। राजस्थान में आप देखेंगे एक ऐसा व्रत किया जाता है जिस फास्ट में आप पानी नहीं पीते हो, इसको बोलेंगे निर्जला एकादशी। आपके किस महीने में आएगी? ज्येष्ठ महीने में आएगी। जब आप इन विकल्प को मैच करोगे तो मेरे भाई सी विकल्प थर्ड आपका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जी हां प्यारे साथियों, अब आपके सामने प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न संख्या 3 और ये आपको सर करवाने वाले हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो देखा, आपको एक एक प्रश्न की ऐसे व्याख्या करवाई जाती है हमारी फैकल्टी पैनल द्वारा, और गौरव जी और मैं, और जरूरत पड़ी तो आपके लिए और भी एक्सपर्ट की टीम लाई जाएगी। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी है। थर्ड वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एविडेंस हैज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक राजस्थान। यहां पर क्या पूछा है? नॉट बीन फाउंड। प्री हिस्टोरिक राजस्थान, प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है कि राजस्थान में कृषि के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। तो जब भैया प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, यानी कि जब लिपि की भी खोज नहीं हुई थी, ठीक है, या फिर ऐसी लिपि थी, स्क्रिप्ट थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए, उस समय राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है, तो यहां पर याद रखना है आपको। चावल तो बिल्कुल होती है, और ये पूछा भी जा सकता है चावल कहां पर मिले हैं। कालीबंगा से चावल के सोर्स मिले हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आपके जौ हुई है, ठीक है, इसके अलावा आपके बाजरा हुई है, ज्वार हुई है, लेकिन राजस्थान में कहीं पर भी मक्के का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इंग्लिश मेज का जो एविडेंस है वो राजस्थान में नहीं मिला है। इवन जो मक्का है वो बेसिकली बेटा क्या है? यूरोपियन क्रॉप है। मक्का यूरोपियन फसल है, ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पर आयातित हुई है, लेकिन भैया क्या मस्त आयातित हो गई है, अब तो धड़ल्ले से खाई जाती है, ठीक है, और कॉर्न तो बहुत ज्यादा पसंद है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न आपके फिर से है, सेकंड इसी एविडेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन मिडाइवल राजस्थान। ठीक है, नील की खेती के लिए कौन सा स्थान राजस्थान में प्रसिद्ध था? मध्यकालीन राजस्थान में नील की कृषि के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो यहां पर आपको याद रखना है, भरतपुर के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है बयाना। ये काफी ज्यादा फेमस था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, नील की खेती के लिए, ठीक है, और नील इतना होता था कि इनफैक्ट यहां के लोग इसको बोलते थे नीला सोना, ठीक है, ब्लू गोल्ड। काफी ज्यादा कमाई होती थी, ठीक है, और उसके बाद में धीरे 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 जब मिडाइवल इंडिया के बाद मॉडर्न इंडिया आया, ठीक है, तो किसानों ने इस नील के मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन भी करे थे। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारी फसलों के आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया ये बताइए चावल की खेती के कहां साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कहां पर आपको उड़द की खेती के मिले, मूंगफली के सबूत कहां मिले हैं। ये सारी की सारी चीजें हम आपको क्लास के अंदर करवाएंगे, ठीक है, और जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन, स्पेशली राजस्थान जीके का पोर्शन आपको कराया जाएगा। ये पेपर कराने का इकलौता उद्देश्य ये है कि आपको पता चल सके कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखना,
ये आपका पुराना पेपर है, नए पेपर के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम में भी आरपीएससी ने यही ट्रेंड अपनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा ताम्रवती नदी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गौरव सर आएंगे और इस प्रश्न का आपको आंसर बताएंगे। प्लीज वेलकम सर। जी साथियों, जैसा कि आपको अभी सर ने बताया, देखिए आपको अभी सर कितने शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवा रहे थे। एक एक प्रश्न आपको उस तरीके से करवाया जाता है। सर जैसा कि बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, यदि आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको यह बताने वाले हैं कि एग्जाम में आजकल आपके विगत परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आए हैं, जैसे पैटर्न रहा है उससे पैटर्न ही से ही हम आपको तैयारी करवाएंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि अब की बार आपका सिलेक्शन हो। सर बता रहे थे, सर का अनुभव मेरे से तो कई वर्षों से ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे पुनः कह देता हूं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब आगे आपकी इच्छा है। चलिए मेरा प्रश्न आ चुका है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा चर्चा कर लीजिए। निम्न में से किसका संबंध है और किसका संबंध ताम्रवती नगरी से है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये प्रश्न आपको जो पांचवा प्रश्न है मेरे भाई, ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? एक राजस्थान की सभ्यता है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है, और इस आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए, राजस्थान की कई तरह की सभ्यताओं की मैं चर्चा करता हूं। जब भी ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, याद रखना ये आपकी आहड़ सभ्यता कहां है, आपको याद रखना है उदयपुर में आपकी आहड़ सभ्यता है। तांबे के उपकरण आपको यहां से देखने को मिलते हैं मेरे भाई, आपको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन आपको यहां से मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख कई तरह की सभ्यताएं हैं जिनके बारे में मैं आपको चर्चा कर ही देता हूं। देखिए, जैसा कि एक तरफ में लिख देता हूं कालीबंगा, क्या लिख देता हूं, कालीबंगा राजस्थान की एक सभ्यता है जहां से अब की बार आपके प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कालीबंगा में सबसे पहले तो यहां से जो कच्ची ईंटें हैं, उन कच्ची ईंटों के यहां से मकान मिले हैं मेरे भाई, आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आपके जो खेत हैं वो खेत आपके जुते हुए हैं मेरे भाई, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहां से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको बताया जाएगा यहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें कैसी हैं, पक्की सड़कें हैं, याद रखना। किस सभ्यता की बात कर रहा हूं, कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहा हूं। यहां से आपको देखा जाए मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, किसकी मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की आपको क्या मिली है, मूर्तियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ये मैंने किसकी बात करी है, कालीबंगा सभ्यता की बात करी है, जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखना। ये आहड़ सभ्यता है, इस प्रश्न का सटीक आंसर तो आहड़ सभ्यता है जो कि बनास नदी के किनारे पर स्थित है मेरे भाई। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कई तरह की और सभ्यताएं हैं, लेकिन जब आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, आप हमारा कोर्स, आप सर ने आपसे चर्चा करी, यदि आयुष वाला कोर्स हमसे लेते हो तो राजस्थान जीके का पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी पूरी गारंटी रहेगी। इसलिए आप सटीकता के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक प्रश्न की आपके साथ ढंग से व्याख्या की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है और प्रश्न संख्या 6 आ चुका है, तो एक बार मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सर आइए और इस प्रश्न का सॉल्यूशन करवा दीजिए। देखिए, एक और आपके टॉपिक है राजस्थान के जो खनिज संसाधन है, और खनिज संसाधन भी प्राचीन काल में क्या क्या थे, एंसेंट एंड मिडाइवल टाइम में, हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर कौन कौन से मिनरल्स थे, वो उससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा है, धुलमेरा इज द प्रिंसली स्टेट ऑफ बीकानेर वाज फेमस फॉर विच मिनरल। बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? तो एक तो भैया याद रखना, कई बार प्रश्न से ही प्रश्न बन जाते हैं, हो सकता है कि इस बार पूछ ले आरपीएससी, दुलमेरा खनिज कहाँ मिलता था, तो आप याद रखना बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये क्या था वास्तव में, स्टोन पत्थर, माइका अभ्रक, कोल कोयला, या कॉपर तांबा? ये एक प्रकार का पत्थर था, और पत्थर भी कौन सा था, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, याद रखना ये पत्थर कौन सा था, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, लाल कलर का मिट्टी से बना हुआ आपका पत्थर था, और इसी से बीकानेर की जितनी भी, अगर आप बीकानेर क्षेत्र के हैं
तो बीकानेर की जो हवेलियों के अंदर नक्काशी का काम हुआ है, डिजाइनिंग का काम हुआ है, आर्किटेक्चर का काम हुआ है, वो सारा का सारा यहीं से हुआ है। बीकानेर की हवेलियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन है आपके, गोखरू इज मैनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पर आपके एक टॉपिक दे रखा है, मेडिसिनल हर्ब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनका या औषधियों के रूप में काम आने वाले प्लांट कौन कौन से हैं? तो भैया एक गोखरू या गोक्षर नाम से एक पत्ता मिलता है जो सड़क के आसपास राजस्थान के अंदर होता है। आपको बताना है कि ये किस काम के लिए यूज होता है। चार ऑप्शन है, कफ, जॉइंट पेन, आई डिसऑर्डर या यूरिनरी डिसऑर्डर। कफ, जोड़ों का दर्द, नेत्र विकार, मूत्र विकार। तो बेटा याद रखना, वैसे तो आप मुझसे ज्यादा आयुष के बारे में जानते हैं, लेकिन जीके के अंदर जब ये प्रश्न पूछा गया था, आरएस के अंदर भी आया था, तो वहां पर जब डिटेल्ड सॉल्यूशन कराया था एक्सपर्ट ने, तब उन्होंने ये बताया था कि वैसे तो ये वात पित्त कफ के लिए भी काम आता है। ठीक है, यौन क्षमता बढ़ाने के लिए पुरुषों में मेल टेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा वेट प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आता है। लेकिन सबसे ज्यादा, जब चारों ऑप्शन लगभग सही हो, तब हमें देखना होता है सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या है, मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है। तो भैया इसका आंसर होगा यूरिनरी डिसऑर्डर। मूत्र विकार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए ये आपका गोखरू है, ये काफी ज्यादा उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज केनीगोनम पोनिन नाइडिस। ठीक है, खेजड़ी, फोग, रोहिड़ा, चामकस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ठीक है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं। पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है, फोग यहाँ का करेक्ट और परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन के बाद में अब सीधा मैं आमंत्रित करता हूं अब 22 क्वेश्चन तक। ठीक है, 23 क्वेश्चन तक आपके गौरव सर आपके साथ में होंगे। उसके बाद में जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एक बार लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। वेलकम सर। धन्यवाद सर। जैसा कि साथियों सर ने अभी बताया कि राजस्थान जीके का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, अभी हम चर्चा करेंगे आपके सामने किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। और फालतू की सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। और किस तरह का प्रश्न है, एक बार सर पेन दे दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या आपका 9 है, इसकी तरफ चलते हैं। और ये 9 प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, जब हम आपको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, तो हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, अभी इस प्रश्न को जांच लीजिए। थोड़ा सा डिटेल से इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो कि क्लास में आपको किस तरह से पढ़ाया जाए। एक प्रश्न आपका विगत परीक्षा में पूछा गया, वर्ष 2021 में आपका जो पेपर आया था, उस पेपर का ये सॉल्यूशन चल रहा है। और आपका प्रश्न आया था कि पाली जिले का एक स्थान है जिसका नाम है विराटिया खुर्द, और यहां पर एक मेला लगता है। विराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है, भूरिया बाबा से, दरियाव जी, रामदेव जी या खेतलेश्वर महाराज। जब आपको मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, तब आपको राजस्थान का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और मैं फिर से कहता हूं, पूरे लोक देवता पढ़ोगे तो 28 हैं, 28 लोक देवता से ज्यादा ही बैठेंगे, कम नहीं है। लेकिन मेरे भाई आपको केवल 5 पढ़ के जाने हैं। फिर कह देता हूं, राजस्थान में 5 पीर आपको पढ़ जाने हैं, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, साखलिया और गोगा जी। ये 4-5 आपने पढ़ लिए और एक एक्स्ट्रा तेजा जी पढ़ जाना, आपका प्रश्न यहां से बन जाएगा। और विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी इनमें से ही बने हैं। आपको अब ये बताएगा कौन, जो आपका पेपर का एनालिसिस करेगा। हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको यही बताएंगे बस। देखो रामदेव जी जब हम आपको पढ़ाते हैं तब हम आपको स्पष्ट बताते हैं, राजस्थान में एक स्थान है जैसलमेर का जिला, और जैसलमेर में जगह है रुणेचा। तो रुणेचा में प्रमुख मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का, इनको रुणेचा का धनी कहा जाता है। जन्म होता है 1405 या 1409 ईस्वी में जन्म हुआ है। कहां हुआ है, उंडू कश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ है। बात कर लेता हूं इनके नेतल, इनकी क्या है, पत्नी का नाम है, इनके पिताजी का नाम अजमल माना जाता है। और माताजी की मैं बात कर लेता हूं, मैना दे इनकी माताजी का नाम है।
रामदेव जी की आराधना में आप सभी को जब मैं बातें पढ़ाऊंगा तब डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। जब कहानी आती है डिटेल से कोर्स करवाएंगे, आप हमारा कोर्स परचेज करोगे तब आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि किस तरह से एक मेघवाल जाति जो कि एससी में आती है, उसकी एक बच्ची है जिसका नाम है डाली बाई, और उस डाली बाई को ये अपनी बहन बना लेते हैं और कहते हैं कि ताकि हमारे समाज से छुआछूत जैसी बीमारियां दूर हो जाए। किस तरह से 5 पीर आते हैं मक्का से और उन 5 पीरों को चमत्कार दिखाते हैं बाबा रामदेव जी। और एक राजस्थानी भाषा में कहावत है कि थे महतो केवल पीर, हाँ थे पीरा के पीर, और इसलिए पीरों के पीर या पंच पीर के नाम से, सबसे बड़े राजस्थान के पीर के नाम से जाना जाता है किसको? रामसा पीर, जिनको रामदेव जी के नाम से जाना जाएगा। जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, लेकिन समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। प्रमुख मंदिर रुणेचा में जैसलमेर में बना है। एक मंदिर आपका कहां बना है? पाली के बराठिया में बना है। एक मंदिर आपका कहां बना है मेरे भाई? गंगानगर में बना है। तो ऐसे एक एक चीज की सारी चीजें चर्चा करेंगे। एक इनका छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में भी बना है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इनकी आराधना में करते हुए कांवड़िया पंथ की महिलाएं हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। इनके जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। बाबा के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, इनके जो फुटप्रिंट हैं उनकी पूजा की जाती है, जिनको पगल्ले बोला जाता है। इनके मंदिर में जो झंडा चढ़ाया जाता है उस झंडा को नेजा बोला जाएगा। इनके जयकारों को बादली बोला जाएगा। इस तरह से एक लंबी लिस्ट आपको पूरी कहानी सुनाई जाएगी और पूरी कहानी से आपका ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आपको याद करने नहीं है, पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। अभी प्रश्न का आपका सॉल्यूशन है इसलिए रुकना पड़ रहा है, वरना आपको एक कहानी ऐसी सुना देता कि पूरी रामदेव जी की स्टोरी याद हो जाती। और पूरी आर्ट एंड कल्चर को मैं और सर मिलके राजस्थान जीके को याद कराएंगे। याद रखना मेरे साथियों, कहानियों के द्वारा आपको याद करवाएंगे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें पता है आप बनने वाले हमारे डॉक्टर साहब हो, इसलिए आपको ये लेवल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहानियां तो आप सभी ने बचपन में सुनी है। आपने ये तो सुना होगा कि दादी ने, आपकी नानी ने कुछ कहानियां सुनाई हैं, बस उसी तरह से हम आपको कहानी सुनाएंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जरा सुन लीजिए। साधारण प्रश्न है लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है आप पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने राजस्थानी जीके नहीं पढ़ी है, इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो हमारा कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा ताकि हम आपको ढंग से पढ़ा सकें। देखिए, निम्न में से एक है तोरण, और तोरण का संबंध किससे है? आप तो समझ गए होंगे कि शादी जब भी होती है तो तोरण हमें मारना पड़ता है। लेकिन ठीक है मेरे भाई, इतना प्रश्न बन गया, आपने कह दिया कि एक विवाह, यहां तक आपने काम चला दिया। लेकिन नहीं मेरे भाई, अभी समय और बदलता है। आजकल थोड़ा सा, ये 2021 का पेपर है, आपका ही पूछा गया था आयुष डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन वर्ष 2025 है, लेवल थोड़ा सा अप हो गया है मेरे भाई। याद रखना, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गौणा या मुकलावा क्या है, जल्दी से बताओ। ऐसी स्थिति में आपने न तो गौणा को जाना न मुकलावा को जाना। याद रखना, प्राचीन समय में राजस्थानी परंपरा के अनुसार एक बच्ची की शादी तो हो जाती थी, लेकिन उसे ससुराल नहीं भेजा करते थे। जब वो 18 प्लस की हो जाए करती थी, यानी बचपन में शादी होती थी, बचपन में शादी होने के बाद वो अपने घर ही रहती थी, ससुराल नहीं भेजा जाता था। लेकिन शादी के बाद दूसरी बार ससुराल भेजना, जब वो 18 प्लस की हो जाए, उसे बोलते हैं गौणा या मुकलाबो या फिर आना। बस याद रखना, ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके विवाह की रस्म कौन कौन सी है। गणेश पूजन आपका क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। आपके कई तरह की रस्मों की चर्चा करूंगा, जैसे मैं लिख ही देता हूं आपके। देखो, विवाह की रस्में जब भी चलती हैं तो विवाह की रस्मों से कैसे प्रश्न आते हैं जरा याद रखना। सबसे पहले किया जाता है गणेश जी का पूजन। किसका किया जाता है? गणेश पूजन आपका किया जाएगा मेरे भाई, याद रखना। गणेश पूजन के बाद आपको याद रखना है मेहंदी की हल्द हो जाएगी आपकी रस्म। मेहंदी के बाद मेरे भाई किसकी रस्म हो जाएगी? आप हल्दी या हल्दायत की रस्म हो जाती है। इसके बाद मेरे भाई आपको जानते हैं बारात है मेरे भाई, याद रखना। बारात जाते समय दो चीज आपकी आएंगी, एक आती है निकासी, और निकासी के बाद एक आपको याद रखनी है चढ़ाई। क्या याद रखनी है? निकासी के बाद एक आपको याद रखना पड़ेगा चढ़ाई। निकासी हो गई, चढ़ाई हो गई, लेकिन आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है बिंदोली क्या है। एक आपको याद रखना पड़ेगा बिंदोली क्या है। एक हाल ही में प्रश्न पूछा गया आरपीएससी के द्वारा मेरे भाई कि डेरा क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। डेरा बोलते हैं बारात। देखो,
जिस स्थान पर बारात जाके रुकती है उसको बोलते हैं डेरा। राजस्थानी परंपरा के अनुसार बारातें तो सरकारी स्कूल में रुकती हैं, तो उनको क्या बोल देंगे, डेरा बोल देंगे। लेकिन आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा में जो आपकी बारात जाएगी उस बारात को बोला जाता है जान। क्या बोला जाता है, जान बोला जाता है, याद रखना मेरे भाई। और पुनः सुन लेना, राजस्थानी महिलाएं जब ये डेरा देखने जाती हैं तो कौन कौन से गीत गाती हैं, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे मेरे भाई। तो पुनः सुन लेना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तुम सोचो मेरे भाई कि हम पढ़ लें, नहीं डॉक्टर साहब, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको हमसे ही पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कई इंपॉर्टेंट है आपको। सामेला क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। सामेला एक परंपरा है, जल्दी से ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे भाई, 7 फेरे होते हैं, सिंदूर दान, मंगलसूत्र, सप्तपदी, आपको गृह प्रवेश, पहला भोजन, आणो क्या है, ये सब आपकी विवाह से संबंधित रस्म होती हैं। लेकिन जन्म से संबंधित की जब हम पढ़ेंगे तब आपको पढ़ेंगे जीवन घुट्टी क्या है, अन्नप्राशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। कब बच्चे का हवन किया जाता है, कब बच्चे को प्रथम बार सूर्य भगवान के दर्शन करा करके भोजन कराया जाता है, बच्चे को पहली बार जड़ूला क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। तो ऐसे प्रश्न आपको हमसे सामना करना ही पड़ेगा, राजस्थान जीके हमसे पढ़नी ही पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो मेरे भाई ये आपके जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न आए हैं उनका पैटर्न देख लीजिए, उनका सॉल्यूशन देख लीजिए, इस तरह से हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। अब देखो, ये आपका आयुष डिपार्टमेंट का ही पेपर है और ये 2021 का पेपर चल रहा है, इसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं, निवेदन है आपसे उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी करा सकें। और जितने आपके साथी हमसे जुड़ेंगे हम उतने तन मन से आपकी तैयारी करवाएंगे। निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन 100% होगा यदि आप आस्था और विश्वास के साथ यदि हमारे सीबी एजुकेशन हब परिवार के साथ जुड़ते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कैसे पूछा गया कि कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। देखो, राजस्थानी वेशभूषा से आपके प्रश्न बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा लप्पा, जामा, चुगा और अंगरखी, ये कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है। तो राजस्थानी परंपरा के अनुसार आपका जामा, जिसे आप पायजामा भी बोलते हो, ये आपका क्या होता है, कमर के नीचे का वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ये एक आपका वस्त्र होता है। दूसरा तो है मेरे भाई, दूसरा आपसे कहा है चुगा, ये भी राजस्थानी परंपरा के अनुसार पुरुषों का एक वस्त्र है। एक होता है अंगरखी, अंगरखी मतलब होता है कोटी, जो आप कोटी पहनते हो ना शादियों में जाने से पहले मेरे भाई, उन कोटी में बस याद रखना उस कोटी को राजस्थानी भाषा में क्या बोला गया है, अंगरखी। ये तीनों आपके क्या है, राजस्थानी पुरुषों के वस्त्र हैं। लेकिन आपसे तो कहा है कौन से वस्त्र नहीं है, तो नहीं पूछे तो मेरे भाई याद रखना है आपको लप्पा लप्पी, ये राजस्थानी भाषा का कोई भी मेरे भाई वस्त्र नहीं है। तो ये क्या है, ये आपके गोटे का प्रकार है। गोटा क्या होता है, राजस्थानी भाषा में आप देखेंगे एक कपड़ा है और कपड़े के चारों तरफ उसमें एक चमकदार कपड़ा जोड़ा जाता है जिसे बोलते हैं गोटा, और उस गोटे के नाम है आपका याद रखना मेरे भाई लप्पा, लप्पी, किरण, ये सब किसके नाम है, उस गोटे के प्रकार हैं। जब आपको वेशभूषा पढ़ाई जाएगी डिटेल से चर्चा करेंगे मेरे भाई। अभी आप क्या करें, केवल आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बता देना है कि आपको हमसे तैयारी करनी है क्या। सर ने आपको नंबर दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको नंबर लिखाया जाएगा, आपकी जो भी समस्या है आप हम तक बता सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके साथी हैं सभी तक प्लीज इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था, जल्दी से बता दो। प्रश्न संख्या 12 आप सभी के सामने है और 12 में क्या पूछा गया है कि कन्या वध आपके राजस्थान में भी जयपुर राज्य से कब आपका क्या किया था, कानूनी गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो 1844, कब, 1844। और एक अंग्रेज थे जिनका नाम था मेजर लुड्लो, क्या नाम था मेरे भाई, याद रखना उसका नाम मैं बता देता हूं, मेजर, लिख लीजिए मेजर लुड्लो। और ये मेजर लुड्लो के प्रयासों से मेरे भाई आपके जयपुर से कौन सी प्रथा है, कन्यावध है मेरे भाई, याद रखना। इस कन्यावध का क्या किया गया है, उन्मूलन किया गया है। इतनी बात तो आपको याद रखनी है, लेकिन मेरे भाई इसके अलावा भी आपको 2-3 बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है सती प्रथा। हम आपको यह भी बताएंगे कि सती प्रथा है और सती प्रथा को कहां से गैर कानूनी घोषित किया। सबसे पहले आपको याद रखना है मेरे भाई, सती प्रथा पर रोक लगाई गई राजा राम मोहन राय ने कब,
1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ठीक, यदि मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं तो 1830 में रियासत थी राजस्थान की जिसका नाम है अलवर। उस अलवर रियासत के द्वारा सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई गई। इसके बाद मेरे भाई याद रखना 1822 है, और 1822 में आपके बूंदी में भी क्या है, इस पर रोक लगाने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे बूंदी रियासत के द्वारा, यह भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है जोधपुर है, और जोधपुर रियासत के द्वारा मेरे भाई एक प्रथा है त्याग प्रथा। तो त्याग प्रथा का मेरे भाई याद रखना है, रोक लगाने वाली राजस्थान में सबसे पहले रियासत थी तो हमारी रियासत थी जोधपुर। वो जोधपुर आपको याद रखना है। मात्र आपके राजस्थान जीके के यदि आप हमसे सिलेबस लोगे, पूरा कोर्स लोगे, तो मेरे भाई आपको हम मात्र 40 पेज देंगे टोटल, और टोटल ऐसे 40 पेज देने वाले हैं अंतिम समय में। एक बार तो पूरा पढ़ेंगे, फिर 40 पेज आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए देंगे, तो मेरे भाई कल्याण हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इतना विश्वास, इतनी गारंटी हम आपको देते हैं। बस आप हमारे दिए गए, हमारे सर ने जो आपको कोर्स बताया है, इस कोर्स को परचेज कीजिए और आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। हम आपके सामने ये व्याख्या इसीलिए करवा रहे हैं सॉल्यूशन, ताकि आपको पता लग जाए। समझ में आ गई क्या मेरे भाई? चलिए 1847 में बात कर लेता हूं मेरे भाई। 1847 में हमारे जो जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत के द्वारा मानव व्यापार पर, मानव व्यापार का मतलब क्या है, यानी जो आपके मानव के शरीर के अंगों के साथ जो आप तस्करी कर देते हो, डॉक्टर साहब ही करते हैं ये काम, अंगों को खोल करके बेच देते हैं, इधर उधर उल्टा सीधा काम करते हैं, तो मेरे भाई आपका ही क्षेत्र है। याद रखना, यदि ऐसा किया तो आपको जयपुर रियासत में 1847 में सबसे पहले रोक लगाई गई थी, कानून बनाया गया था। तो सारी चीजें हम आपको पढ़ेंगे, बस आपको तो केवल और केवल हमारे साथ जुड़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके आयुष डिपार्टमेंट के पूछे गए प्रश्न हैं। 2021 में जो पेपर हुआ, उस पेपर का हम डिटेल सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और किस तरह से आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी बातें, किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, किस दिशा में जाना है, बस आप हमारे साथ जुड़िए। ये टेंशन हमें दे दीजिए, बस हम आपको केवल तैयारी कराएंगे, आपका काम केवल पढ़ने का रहेगा, और बस आप मेरे भाई हमसे जुड़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी से याद रखना। आजाद मोर्चा, और आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन है? राजस्थान में ऐसे कई तरह हम आपको संगठन पढ़ाएंगे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी, हम आपको सब चीज चर्चा करेंगे। आजाद मोर्चा के संस्थापक हैं बाबा हरिश्चंद्र, मेरे भाई याद रखना। और पूरी कहानी पढ़ाऊंगा आपको, इस बाबा हरिश्चंद्र के बारे में पूरी कहानी पढ़ाऊंगा कि कैसे बाबा हरिश्चंद्र, थोड़ी सी एज ज्यादा है, बार बार में गुस्सा हो जाएगा, और जैसे जैसे इसको कोई परेशान करेगा दूर जा करके अलग संगठन बना लेगा, तो पूरी कहानी से याद करवाएंगे। बस मेरे भाई डॉक्टर साहब आपको टेंशन नहीं करनी है, आराम से आपको पढ़ते जाने हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं करनी। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है, आपको केवल और केवल हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक संगठन आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा याद रखना पड़ेगा? राजस्थान सेवा संघ। और मेरे भाई ये संगठन भी आपका याद रखना पड़ेगा, राजस्थान सेवा संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में मेरे भाई याद रखना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। कौन है विजय सिंह पथिक? पूरी कहानी सुनाएंगे, जब आप हमारा कोर्स परचेज करके क्लासेस लोगे तब पूरी कहानी बता देंगे। भाई साहब कैसे जेल से भागते हैं, कैसे अपना नाम बदल लेते हैं। एक आपको याद रखना है विद्या प्रचारिणी सभा, एक आपको याद रखना है विद्या प्रचारिणी सभा है, और इस विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया जाता है हरिभाई किंकर के द्वारा। एक मेरे भाई राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना बीकानेर में की जाती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में कर दी जाती है। ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई कि अरबी फारसी शोध संस्थान आपका टोंक में खोल दिया गया, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में कर दी गई। तो ये कई तरह के आपके संस्थान हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल और केवल क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है, डिटेल से सॉल्यूशन देखना है, और कोई भी मन में समस्या आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आप तक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। चलिए अब आपको नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, किसान आंदोलन, और आपको एक तरफ दिए गए हैं देशी रियासतें, और आपसे पूछा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखो किसान आंदोलन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब किसान आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन जो अब की बार आपका प्रश्न आएगा, कान खोल के सुन लेना, आरपीएससी ने वर्ष 2025 में जितने पेपर हुए हैं सब में पूछा है बिजौलिया किसान आंदोलन। और बिजौलिया किसान आंदोलन न केवल भारत का, राजस्थान का,
पूरे भारत का सबसे लंबे समय तक, लगभग 44 साल तक चलने वाला किसान आंदोलन है मेरे भाई। 3 चरणों में पढ़ेंगे, तीनों चरणों का नेतृत्व कौन करेंगे, सबकी चर्चा पढ़ेंगे किसान आंदोलनों में, वहां से आपका प्रश्न आएगा, फिर कह देता हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बूंदी किसान आंदोलन, और उसके बाद आपकी ये कुछ घटनाएं याद रखनी पड़ेंगी आपको, जैसे नींबू चना हत्याकांड है, और नींबू चना हत्याकांड आपका अलवर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? नींबू चना हत्याकांड कहां से संबंधित है? अलवर से संबंधित है, याद रखना। डाबरा हत्याकांड जोधपुर किसान आंदोलन से है। दूधवा खारा हत्याकांड बीकानेर से है। लेकिन बरड़ आपका जो किसान आंदोलन है, ये बरड़ किसान आंदोलन मेरे भाई आपका कहां से है? बूंदी से है, याद रखना। और यही तो पूछा है सुमेलित नहीं है, इसका मतलब आपको रोंग छांटना है, और बस यही है। ये आपका उदयपुर में न होकर के कहां स्थित है? बूंदी में है। और भाई याद रखना, जब आपको किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा पूरी कहानी पढ़ाऊंगा, याद रखना। मैं और सर हमारी दोनों की यही इच्छा है, आपको पढ़ाएंगे एक स्टोरी की तरह पढ़ाएंगे, जैसे 3 घंटे की मूवी चलती है, 3 घंटे की तरह बैठ के आपको आराम से समझाएंगे। लास्ट में आपसे कहेंगे कि ये बात आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी चीजें 90% चीजें तो कहानी से याद हो जाएंगी, और आपको 5 से 10% चीजें हैं वो आपको रटनी पड़ेंगी, तो लास्ट में आपको 1 पेज दे देंगे। टेंशन मत करो, भरपूर आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, PYQs लेके आ जाएंगे, MCQ के द्वारा करवा देंगे, मतलब अब की बार आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बस केवल और केवल एक काम कीजिए, हमारे कोर्स को परचेज कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, प्रोफेसर आपको बना करके छोड़ेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है कि बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है 30 मार्च 1949 को, किसके द्वारा किया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहां NB गॉडगिल, और ऑप्शन 4 है राम मनोहर लोहिया। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं तो ये कहता हूं जो हमसे पढ़ेगा ऐसे प्रश्नों को आंख बंद कर लेगा फिर भी सही कर देगा। ऐसा क्यों? देखो राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण में आपको पढ़ाऊंगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर आपको 5वां चरण, फिर 6वां चरण आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई, याद रखना। और 6वें के बाद आपको 7वां चरण पढ़ाऊंगा। राजस्थान का टोटल एकीकरण 7 चरणों में होता है, जहां पहले चरण में मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा A+B+C+D, यानी अलवर प्लस भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर का विलय होता है। ऐसे ट्रिक के बात बताऊंगा, उद्घाटन आपको बताऊंगा, डेट भी आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा मेरे भाई। सबसे पहले 25 याद रख लो, फिर मेरे भाई आगे बढ़ जाओ, फिर 25 पे आ जाओ, फिर 30 पे आ जाओ, फिर आपको 26 जनवरी याद रखनी है, फिर 1 नवंबर 1956 याद रखना है। 7वां चरण पूर्ण हो गया। आपको ऐसे याद करवाऊंगा उद्घाटन करने वाले। अब देखो ये प्रश्न है, मैं ट्रिक से करवाता हूं। 4 चरणों में उद्घाटन अलग अलग किया था सबने। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूं, गॉडगिल चाचा पटेल। क्या बताता हूं? गॉडगिल चाचा पटेल। यानी चाचा कौन है? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोला जाता है, और पटेल किसको बोला जाता है मेरे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। समझ में आ गई क्या? चलिए अब यहां पर चौथे चरण का नाम है बृहद राजस्थान संघ, जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ। तो लगा लो कि कौन होगा? गॉडगिल चाचा पटेल। अब पटेल ढूंढ लो, इसमें कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक विकल्प आपका सही होगा। समझ में आ गई? यदि पहला दूसरा देता तो NB गॉडगिल आपका सही हो जाता। समझ में आ रही है क्या कुछ बातें? बस ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा प्रोफेसर साहब, इसलिए आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? हमारा कोर्स परचेज कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। किस तरह का पेपर बन रहा है, किस तरह का पैटर्न बनेगा, बस आप इसकी चिंता हमें दे दीजिए। चलिए मेरे भाई आपके सामने आपके पार्ट सेकंड आ चुका है, और पार्ट सेकंड में प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ गई है। तो जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी से आपके प्रश्न आएंगे, और ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं जरा सुन लीजिए। आजकल ज्योग्राफी से प्रश्न साधारण प्रश्न है, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक तो सूची फर्स्ट दे रखी है, इधर सूची सेकंड दे रखी है, और आपसे कहा है कि सही उत्तर का आपको क्या करना है? चुनाव करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तरफ आपको प्रदेश दे रखे हैं, एक तरफ तो प्रदेश दे रखे हैं, और एक तरफ आपको क्या दे रखी है? चोटी दे रखी है, या उनकी शिखर दे रखे हैं। बस आपको ये बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, पहली सूची की मैं बात कर लेता हूं। देखो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और हाड़ौती प्रदेश, और उनकी चोटियों के नाम आपको बताने हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है?
टोडगढ़, सतूर, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़। अब ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना ही पड़ेगा, और ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने से ही संभव है, पुनः कह देता हूं। इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। और बस मेरे भाई यहां से आपको याद रखना है, मैच करवा देता हूं। देखिए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। जब आपको पढ़ाया जाएगा ट्रैक के साथ तो आपको समझ में आ ही जाएगा मेरे भाई। इसके अलावा आपको कौन सी बातें याद रखनी है, इसके अलावा दूसरी आपसे पूछी है, 16 प्रश्न का आंसर पूछा है मेरे भाई। यहां पर देखिए, यहां पर मध्य अरावली, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ मानी गई है, याद रखना। आपको याद रखना है दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली की आपकी जो चोटी शिखर है उसका नाम है दिलवाड़ा, और हाडोती प्रदेश की एक चोटी है जिसका नाम है सतूर। ये आपको चोटियां ज्योग्राफी से आपके प्रश्न बने हैं, लेकिन जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे मेरे भाई तब आपको एक एक चीज स्पष्ट करके पढ़ाएंगे कि राजस्थान में जो भी चोटियां हैं उन चोटियों के नाम क्या क्या हैं, याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो ट्रिक कैसी रहेगी आपकी, जरा नाम सुन लीजिए। हम आपको ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। देखो हम आपको बताएंगे गुरु, गुरु से मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर मेरे भाई। 1722 मीटर आपकी ऊंची चोटी है जो कि सिरोही में स्थित है। फिर मैं आपको बताऊंगा गुरु से का मतलब है मेरे भाई, याद रखना, शेर आपकी चोटी है जो कि सिरोही में स्थित है। कितनी ऊंचाई है, 1597, 1597 मीटर है। गुरु से जरा, जरा से मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई जरगा, जरा से कौन सी चोटी हो जाएगी, जरगा चोटी हो जाएगी जो कि 1431 मीटर है। आ से मतलब मेरे भाई याद रखना आंचल चोटी है, याद रखना कहां पर है, अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां है जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई, सिरोही में है। अचलगढ़ कहां स्थित है, सिरोही में है। आपको याद रखना है मेरे भाई, रे का मतलब है रघुनाथगढ़, रे का मतलब क्या है, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहां है जल्दी से बता दो, सीकर में आपकी चोटी हो जाएगी। ता का मतलब क्या है, तारागढ़, तारागढ़ कहां है, अजमेर में। तो ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि गुरु से जरा आस रखो, तो मेरे भाई गुरु से जरा आस रखो, ये 4-5 चोटी शुरुआत की याद हो गई। देखो गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। तो ट्रिक के साथ याद रखना है। आपको इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता, बस बेसिक आपको क्या है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो। आपको फैक्ट ज्यादा याद नहीं रखने हैं, लेकिन बेसिक चीजें आपको याद आनी ही चाहिए, और वो आपकी सारी ट्रिक से संभव है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा विकल्प आपको मैच कर लेना है। और ऐसा विकल्प आपको कहां मिल रहा है, 4, 1, 3, 2 आपके तीसरे विकल्प में मिल जाएगा। इसलिए सटीकता के साथ पर आज का आंसर क्या होने वाला है, थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बातें। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न की एक बार चर्चा कर लेते हैं आप सभी के सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा बोर्ड आपका हैंग हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो, आराम से आपको तैयारी करनी है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ये है मेरे भाई प्रोफेसर की। और प्रोफेसर में आपको राजस्थान जीके क्यों डाला गया है, क्योंकि आपको बेसिक या आपकी सामान्य ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित भर्ती है। और राजस्थान की भर्तियों में राजस्थानी जीके, राजस्थानी कल्चर डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि राजस्थानी कल्चर से आप जुड़े हुए होने चाहिए, इसका आधार आपको पता होना चाहिए। एक मेरे भाई एक बात बता दो, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, कोई एमपी का स्टूडेंट है, तो उन बच्चों से आपको थोड़ा सा आगे करने के लिए राजस्थान जीके डाली जाती है। आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, आप पढ़ने के साथ साथ बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हो, सब बच्चों से आगे पहुंच जाओगे, आपके साथियों से आगे पहुंचोगे, यदि हल्का सा भी आपने तैयारी करी और हमारे साथ आप जुड़े। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न आपका 17 पूछा गया है। चलिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन कौन सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर आपसे सही क्रम पूछा गया है मेरे भाई, याद रखना। तब देखिए पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ आएंगे, बौराट का पठार, उसके बाद लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, और उसके बाद आपका हाड़ौती का पठार आता है मेरे भाई, याद रखना। जब आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो ज्योग्राफी में आपको स्पष्ट पढ़ाया जाएगा। सिरोही में आपका एक पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, आपको याद रखना है। एक सिरोही में आपको याद रखना है राजस्थान का दूसरा, ये उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, और ये आबू का पठार भी कहां स्थित है, आपका सिरोही में स्थित है, याद रखना।
एक आपको याद रखना है मेरे भाई कुंभलगढ़ और गोगुंदा किलों के बीच में आपका एक पठार है जिसका नाम है भौराट का पठार। भौराट का पठार जो कि आपके उदयपुर के साथ साथ कहां स्थित है, आपके राजसमंद जिलों के मध्य में स्थित है। एक चित्तौड़गढ़ में है जिस पठार का नाम क्या है, मेसा का पठार। क्या नाम है मेरे भाई, मेसा का पठार है, आपको याद रखना है मेसा का पठार। ये आपका कहां स्थित है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ का किला भी इस मेसा के पठार पर स्थित है। ये आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे और इस प्रश्न का सटीकता के साथ आंसर चौथा हो जाएगा। तो आपको विश्वास हो गया होगा हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, कोई फालतू की बात नहीं पढ़ाएंगे। आपको तो केवल और केवल विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ना है, अपनी तैयारी को धार आपको देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है 17 के बाद मेरे भाई प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। आपका ही पेपर है, आयुष डिपार्टमेंट का ही पेपर है, इसलिए आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पुनः आपको बता देता हूं तैयारी आपको मजबूत करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो, वरना कोई आपके पास मौका नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मैदान है जो कि माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित मैदान है, छप्पन का मैदान, नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान के नदी निर्मित मैदान या फिर बनास मैदान। अब देखो ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाते हैं ये ट्रिकी प्रश्न है, यानी 56 के मैदान है। इन 56 के मैदानों को क्या कहा जाता है मेरे भाई, राजस्थान में जब आपको हम मैदान पढ़ाएंगे तो मैदानों में स्पष्ट इसकी चर्चा करेंगे कि जो 56 के मैदान है ये माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा आपके बनाए जाते हैं। ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सबसे सटीक यहां पर आंसर होने वाला है। लेकिन नहीं, हम आपको जब पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ आपको और 2-4 बातें भी पढ़ेंगे मेरे भाई। मैदानों की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले आपको बताएंगे राजस्थान का सबसे बड़ा मैदान है पश्चिमी भाग का मैदान। कौन सा है, पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा मैदान है मेरे भाई, याद रखना पश्चिमी रेतीला मैदान सबसे बड़ा मैदान हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई एक आपको हाड़ौती पठार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। एक आपको बनास बेसिन याद रखनी पड़ेगी, बनास व बनास नदी की सहायक नदियों के द्वारा एक मैदान बनाया जाएगा जिसको बनास मैदान के नाम से जाना जाएगा। एक आपका मैदान हो जाएगा चंबल, और चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए राजस्थान में मैदान कौन सा हो जाएगा, चंबल के मैदान। तो ये मैदानों की चर्चा होगी। वहीं आपके 56 का मैदान भी आएगा जो माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी काम होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लीजिए। देखिए बरखान की बात हुई है, यानी ये आपके बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो कई प्रकार के बालू का स्तूप है, चंद्राकार आपका बालू का स्तूप है, आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य आपका बालू का स्तूप है। तो आपके इन बालू का स्तूपों से प्रश्न बनेगा। आपके इस प्रश्न में पूछा है जलवायु क्षेत्र, और जलवायु क्षेत्र कौन सा रहने वाला है, जल्दी से याद रखना मेरे भाई, 20 से 35 सेंटीमीटर तक आपका समवर्षा रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो आपके बरखान बालू का स्तूप में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, बरखान बालू का स्तूप में आपको याद रखना है शामिल होता है। जैसे एक आपको याद रखना है अनुप्रस्थ, और ये अनुप्रस्थ मेरे भाई कहां पाया जाएगा, बालू का स्तूप आपका बाड़मेर में पाया जाएगा, आपको याद रखना। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप आपके राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। ये जैसलमेर जिले के आसपास बनते हैं, याद रखना। इसके अलावा बरखान मैं आपको बताऊंगा कि बरखान कहां बनते हैं। ये बरखान आपके राजस्थान का जिला है जिसका नाम है चूरू, इस चूरू के आसपास बनते हैं। तो इस तरह से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बालू का स्तूपों की भी चर्चा करने वाले हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ोगे डिटेल से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, मैप के साथ, ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है पूछा है आपसे, और आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। बनास नदी, बनास के बाद आपसे पूछा है साबरमती नदी, आपसे कहा है पश्चिमी बनास नदी, कांकणी नदी, और आपसे पूछा गया है माही नदी। तब ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है 2 नदी है, एक तो मेरे भाई बनास नदी और एक आपको याद रखना है माही नदी। मेरे भाई ये 2 को छोड़ करके आप याद रखना, बाकी आपकी सारी उसका भाग
नहीं है, ये दो नहीं है, बाकी हैं, इसलिए आपसे नहीं है पूछा है तो केवल दो नहीं है, ए और ई, और ए और डी, सॉरी मेरे भाई, ए और डी आपको याद रखना है। कांकणी कौन सी है? कांकणी है, माही तो है, इसलिए मेरे भाई इसका एक तो बनास नहीं है और एक आपकी काकनी नहीं है। ये ए और डी विकल्प किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है फोर्थ में, इसलिए आपका सटीकता के साथ विकल्प कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, आगे हम पढ़ते हैं एक बार। चलिए एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं। आइए सर एक बार ओपन करिए, पुनः सुन लीजिए मेरे भाई, ये आपके ऐसे प्रश्न जो कि आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का ही हम क्या करवा रहे हैं? आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसलिए आपको इन्हें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इस प्रश्न संख्या 20 का सटीकता के साथ आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी मेरे भाई, चौथा विकल्प आपका सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा पूछा गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो झीलों से प्रश्न आया है, यानी निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि दिए गए कूटमों से सही उत्तर कौन सा होगा। एक तरफ झील दी है, एक तरफ उनसे जुड़े हुए आपके जुड़े हुए जो जिले हैं, झील स्थित हैं, वो आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मेरे भाई, यहां पर मैच करना पड़ेगा और मैच करिए। एक नवलखा सागर झील है, वो कहां स्थित है? जल्दी से बता दो। नवलखा, और नवलखा झील आपकी कहां स्थित है? बूंदी में। बस यहीं पर आपको सोचना पड़ेगा। जब आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि राजस्थान में नवलखा झील कहां स्थित है? बूंदी में। नवलखा दरवाजा कहां स्थित है? नवलखा तालाब कहां स्थित है? नवलखा महल कहां स्थित है? तो नवलखा के नाम से राजस्थान में 5-7 चीजें हैं और वो 5-7 चीजें तभी बताने वाला हूं जब आप सिलेबस पढ़ोगे। तो आपको एक साथ पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो, हमारे साथ जुड़िए मेरे भाई। तो आप मेरे भाई इसको मैच कर लीजिए। दूसरा मैच करिए, चलो आपसे पूछा है छापर तालाब, और छापर तालाब का संबंध याद रखना मेरे भाई। आप देखेंगे एक थाल छापर, आपने सुना होगा ताल छापर। ताल छापर कहां है? जल्दी से, अभ्यारण्य का नाम भी है, वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा। चूरू आपको याद हो जाएगा मेरे भाई। एक आपको याद रखना है तालाब शाही, और तालाब शाही याद रखना, एक सिक्के भी चलते थे झाड़ शाही, और झाड़ शाही सिक्के भी आपके धौलपुर में चलते थे, इसलिए शाही से शाही मैच कर लेना। ये ट्रिक हम आपको तभी पढ़ाएंगे जब आप विस्तार से हमारे साथ पढ़ोगे मेरे भाई। इसलिए धौलपुर में आपकी झील है और भोपाल सागर आपकी कहां हो गई? चित्तौड़गढ़ में। मैच कर लीजिए 2-4-2-4-1-3, तो मैच करो 2-4-1-3, विकल्प आपका एक में मैच कर रहा है सटीकता के साथ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक यहां पर आंसर होने वाला है। तो बताइए मुझे, एक एक प्रश्न की व्याख्या हम आपको क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि एक तो आपको परीक्षाओं का पैटर्न पता रहेगा कि विगत परीक्षाओं में प्रश्न कहां से आ रहे हैं, एक आपको यह भी पता लगेगा कि हम जहां से तैयारी करेंगे वो हमको पढ़ाने वाले सर हैं, वो किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, क्या उनको इनके बारे में नॉलेज है या नहीं है। बस हम आपको यही बताने वाले हैं कि टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, इधर उधर की फालतू की बातें आपको पढ़नी ही नहीं है मेरे भाई। चलो यहां देखो, मृदाओं से प्रश्न बना है कि ऐसा मृदा का प्रकार जो राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां व कोटा जिलों में पाया जाएगा। यानी हाड़ौती प्रदेश में किस मिट्टी पाई जाती है? कैसी मिट्टी? याद रखना आपको, भूरी रेतीली मिट्टी, काली रेगूर मृदा, लाल मृदा या लवणीय मृदा। मेरे भाई जल्दी से मुझे बता दो। जब ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो मेरे भाई याद रखना, हाड़ौती प्रदेश, और हाड़ौती प्रदेश में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है लाल मृदा, और सॉरी लाल मृदा नहीं, काली मृदा। और इस काली मृदा में मेरे भाई याद रखना कपास होता है। क्या होता है? काली मृदा कपास के लिए जानी जाती है, इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि कहीं पर कपास होती है तो काली मिट्टी में होती है, आपके हाड़ौती प्रदेश में होती है। इसलिए जिले दे दिए कोटा, बारां और झालावाड़, तो सबसे ज्यादा मृदा पाई जाएगी काली रेगूर मृदा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त आपकी मृदा मानी जाती है काली मृदा। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और आपका प्रश्न है 23 प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का आपको क्या करना है? मैच करना है। एक तरफ तो आपको गाय की, देखो गौवंश की नस्ल दे रखी है, और एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखा है, आपको मैच करना पड़ेगा। जब आपको नस्लों से प्रश्न पूछा जाएगा तब मेरे भाई ऐसे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसके मैं बात कर लेता हूं, तो सूची को मैच कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है थार पारकर नस्ल है। ये थार पारकर नस्ल कहां पाई जाती है? ये गाय की एक नस्ल है थार पारकर, और थार पारकर कहां पाई जाती है?
बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा जोधपुर और जोधपुर के अलावा जैसलमेर में आपकी एक नस्ल पाई जाएगी जिसको बोला जाएगा थार पारकर नस्ल। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? थार पारकर नस्ल बोला जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का हम क्या देख रहे हैं? आंसर देख रहे हैं, आपको याद रखना है। चलिए 23 का मेरे भाई याद रखना है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए मेरे भाई, आपसे कहा गया है कांकरेज, और कांकरेज नस्ल किसकी है जल्दी से मुझे बता दो। ये गाय की नस्ल है जो कि बाड़मेर, पाली और जालौर में पाई जाती है। तीसरा पूछा गया है मालवी, और मालवी मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, मालवी गाय की नस्ल है जो कि आपके हाड़ौती प्रदेश के साथ साथ आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी। तो कोटा, झालावाड़ के साथ आपका उदयपुर हो जाएगा। और एक गाय की नस्ल है जिसका नाम है गिर मेरे भाई, और ये गिर भी कहां पाई जाएगी? ये गिर आपकी पाई जाएगी अजमेर, भीलवाड़ा और पाली वाले बेल्ट में। इसलिए ये चार आपको मैच कर लीजिए। कौन सा विकल्प है देख लीजिए, 4, 1, 2 और 3 मैच कर लो मेरे भाई। 4, 1, 2 और 3 वाला आपका विकल्प 3 मैच कर रहा है, तो सटीकता के साथ आंसर क्या होने वाला है? विकल्प 3 आपका होने वाला है। तो मुझे बताइए आपको राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान जीके कैसी लगी, कैसे आपको प्रश्न यहां पर बन रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न सर का है, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि आपको मेरे भाई आपका पैटर्न किस तरह से बना हुआ है, किस तरह के आजकल के प्रश्न आ रहे हैं। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा जहां से परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा गया था। और लेवल बढ़ा ही होगा, घटा नहीं है, फिर से कह देता हूं, लेवल बढ़ के आएगा। तो आगामी जो आरपीएससी का पैटर्न है, जो हम लगातार जुड़ते रहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आरएएस में कैसे प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो आपके आरपीएससी के जो पैटर्न के प्रश्न हैं वो हम आपको बताएंगे। उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। बस केवल और केवल आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सर को बुलाना चाहूंगा, सर आमंत्रित हैं, और आइए प्रश्नों का उत्तर करवाइए सर। धन्यवाद गौरव सर, बहुत ही जोश के साथ में और बहुत ही मेहनत से आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, आप टाइम मत देखिए, क्योंकि सीबी एजुकेशन हब पर यही होता है। यहाँ पर घड़ी देख के काम नहीं होता है कि 1 घंटा खत्म हो गया, क्लास खत्म कर देते हैं। नहीं भैया, टॉपिक पूरा होना चाहिए, 30 प्रश्न पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिकॉर्डेड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 2011। राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम और निम्नतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई। 5 क्वेश्चन लगभग आपके जनसंख्या से आते हैं, और इतना बड़ा पोर्शन अगर किसी एग्जाम के अंदर एक चैप्टर से आ रहा है, जो कि मुश्किल से 1.5 घंटे का चैप्टर होगा, तो उसे तो आपको अच्छे से करना ही होगा। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है। 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या ग्रोथ हुई है उसको हम कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले तो भैया राजस्थान की याद कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान की जनसंख्या दर थी 21.31%, 21.31%। अब आपसे पूछा है सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर लोग बढ़े हैं, सबसे कम कौन से बढ़े हैं। तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या दर बढ़ी है वो आपके बाड़मेर के अंदर बढ़ी है, 32.5% लोग, 32.5%। ठीक है, ये एक तरीके से कई लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान है उससे सीमा पार में एक तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है। वो बात कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से सही साबित होती है। सबसे कम लोग कहां पर बढ़े हैं? सिर्फ 10% ही बढ़े हैं आपके गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आप और पूछ सकते हैं कि भैया गांवों के अंदर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, शहरों के अंदर कितनी बढ़ी है। आमतौर पे एक अनुमान ये होता है, एक धारणा ये होती है, अजम्पशन ये होता है कि गांव के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, शहर के कम करते हैं। गांव में ग्रोथ ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, शहर में कम होती है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जनसंख्या के आंकड़े इस बात को गलत साबित करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो थी, रूरल के अंदर जो वृद्धि दर थी वो लगभग 19% थी, लेकिन अर्बन ग्रोथ रेट कितनी थी? 29%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 24 का आंसर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन
2011. In which district of Rajasthan the highest number of scheduled caste and scheduled tribe present according to census 2011? ठीक है, अब यहां पर क्या पूछा है, एससी। ठीक है, चलिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इधर दे देते हैं एससी की। ठीक है, इधर में आपको एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, और उधर की तरफ दे दूंगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, देखिए ओरिजिनल पेपर को ही लेकर हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब नोट पे पढ़ाएंगे, ओरिजिनल पेपर पर ही आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा फील हो सके। तो एससी का इधर लिख देंगे, एसटी का इधर लिख देते हैं। ठीक है, सारी की सारी जानकारी। एससी की राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 17.83%। ठीक है, 17.83% हमारे राजस्थान में टोटल एससी पॉपुलेशन है। अब यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि भैया एससी की जनसंख्या मिनिमम कहां पर है, एससी की जनसंख्या मैक्सिमम कहां पर है। ठीक है, मिनिमम जनसंख्या अगर मैं आपको कहूं तो दो तरीके से हो सकती है, एक तो पॉपुलेशन वाइज, एक परसेंटेज वाइज। पॉपुलेशन वाइज मतलब टोटल कितने लोग सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे कम है, और परसेंटेज मतलब टोटल अगर 100 हम पॉपुलेशन माने तो उसमें कितने हैं। मिनिमम के अंदर याद रखना, चाहे आपकी जनसंख्या पूछे, ठीक है, चाहे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से पूछे, चाहे आपके पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर होगा। और जबकि एससी की अगर आपको पूछे मैक्सिमम जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या के हिसाब से, टोटल संख्या के हिसाब से तो हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा एससी के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे, प्रतिशत के हिसाब से पूछे, तो ये आंकड़ा क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर। ठीक है, देखो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर रटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये तो गूगल भी बता सकता है, आरपीएससी की साइट भी बता सकती है। हम आपको पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। और आप कमेंट करना क्या आपको बाकी 6 पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आपको करवा देंगे। इधर एससी का देख लिया, इधर की तरफ एसटी का देख लेते हैं। एसटी की भैया सबसे कम जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, एसटी कम्युनिटी के सबसे कम लोग राजस्थान के अंदर, ठीक है, रहते हैं बीकानेर के अंदर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग। टोटल पॉपुलेशन कितनी है एसटी की, 13.48%, 13.48%। अगर मैं कहूं कि सर जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एसटी लोग कहां रहते हैं, तो वो रहेंगे भैया नागौर के अंदर। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कहां पर है, तो दक्षिणी राजस्थान के शहर, ठीक है, लेक सिटी उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं। याद रखना, प्रश्न क्या पूछा था कि एससी और एसटी का हाईएस्ट नंबर, परसेंटेज वर्ड नहीं आया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर और उदयपुर। लेकिन अगर आपको परसेंटेज पूछ लेते तो ये उदयपुर की जगह हो जाता बांसवाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा के अंदर आते हैं। चलिए एक बार फिर आपके चहेते गौरव सर आएंगे और इस प्रश्न को करेंगे। 2 प्रश्न गौरव सर के और हैं, फिर 2 प्रश्न लेकर मैं आऊंगा और लास्ट में आपको बताएंगे शिवी एजुकेशन हब किस तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। वेलकम सर। जी सर, थैंक यू। देखिए साथियों, फिर आपका प्रश्न आ गया है और प्रश्न आया है 26 और 26 प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2-3 बातें यहां से याद रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैच करवाना है। देखिए आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं। सबसे पहले देखो, एक तरफ पहाड़ियां लिखी गई हैं और एक तरफ आपसे क्या पूछी गई है, नदियां आपके पास लिखी हैं। तब आपको याद रखना पड़ेगा, एक तरफ दे रखा है खमनोर की पहाड़ियां, एक तरफ गोगुंदा पहाड़ियां, बैराट पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, एक तरफ नदी है बेड़स नदी, जाखम नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। अब मैच कर लो मेरे भाई। सबसे पहले खमनोर की पहाड़ियां, और खमनोर की पहाड़ियों का संबंध कहां से है, बनास नदियां उद्गम होती हैं, इसलिए इसका संबंध इससे हो जाएगा।
गोगुंदा की पहाड़ियां और गोगुंदा की पहाड़ियों का संबंध आपका मेरे भाई बेड़च नदियों से है, इसलिए आपका ये मैच हो जाएगा। बैराट की पहाड़ी और बैराट की पहाड़ी मेरे भाई याद रखना, यहां से गंगा नदी बाण गंगा नदी निकलती है, इसलिए इसको इससे मैच करवा देंगे। और छोटी सादड़ी से आपकी मेरे भाई जाखम नदी निकल रही है, तो इससे मैच करवा दीजिए। विकल्प को मैच करो 3 1 4 2, और इधर देखो 3 1 4 2 से कौन सा विकल्प मैच करता है, ए विकल्प आपका मैच करता है, तो सटीकता के साथ आपका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ और पहाड़ियां याद रखनी पड़ेंगी, और उन पहाड़ियों का थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिटेल करवा देता हूं। जैसे चंबल नदी है, ये चंबल नदी कहां से निकलेगी, जनापाव की पहाड़ियां हैं आपकी मध्य प्रदेश में, वहां से निकलेगी। एक आपको बताऊंगा लूणी नदी, ये लूणी नदी आपकी पहाड़ नाग पहाड़ है, और नाग पहाड़ कहां है, अजमेर में, वहां से आपकी निकलेगी। एक आपको याद रखना है मेरे भाई, उदयपुर की पश्चिमी पहाड़ियां हैं, वहां से नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी, साबरमती नदी निकलती है, आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है माही नदी, और ये मेहंद झील है आपकी कहां पर, मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी माही नदी निकलती है। बेड़च नदी मेरे भाई आपको याद रखना है, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियां, और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है, उदयपुर में, यहां से निकलेगी। एक सोम नदी मेरे भाई आपको याद रखना है, सोम नदी निकलती है आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, इनसे निकलती है। तो इस तरह से हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, एक एक पहाड़ी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको विश्वास तो हो रहा होगा कि हम आपको किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सभी के सामने है, जरा सुनिए। राजस्थान में बालरा, देखो कृषि से संबंधित आपका प्रश्न है, बालरा कृषि पद्धति कहां संपन्न होती है, सवाई माधोपुर करौली, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, जालोर बाड़मेर जोधपुर, और कोटा झालावाड़ बारा। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है मेरे भाई। तो जरा देखो, जब आप राजस्थान में कृषि पढ़ते हैं तो कृषि में हम आपको दो तीन चीजें पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं बालरा क्या है, बालरा के बाद हम आपको पढ़ाएंगे दजिया क्या है, दजिया क्या है, दजिया के साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे चिमाता क्या है। देखो राजस्थान में जनजातियां हैं, और जनजातियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों को काट करके, वहां पर पेड़ों को काट दिया, जमीन बन गई समतल भूमि पर, अब खेती कर ली, एक दो साल फसल हुई, फिर उसके बाद जहां वहां पर अब फसल होगी नहीं, क्योंकि न तो उन्होंने खाद डाला, तो अब वो उस चीज को क्या करेंगे, वहां से हट जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, यानी स्थानांतरित कृषि करते रहते हैं। एक जगह पर पेड़ काटे, फिर वहां खेती करी, एक दो साल से फिर दूसरी जगह पेड़ काटी। तो मेरे भाई दजिया चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में करने वाली खेती, इनके अलग अलग नाम हैं, और ये दक्षिणी राजस्थान में जो आपकी जनजातियां हैं वो ये काम करती हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी आपके जिले चूज कर लीजिए, और दक्षिणी जिले में कौन से आ जाएंगे, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद उदयपुर, ये आपके जनजाति वाले क्षेत्र हैं। इसलिए मेरे भाई दो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सटीकता के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपसे क्या पूछा गया है इसकी बात कर लेते हैं। 28 पूछता है कि दो सूची दी गई है और उनको मैच करना है। एक तरफ आपको देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी ये सब दे रखी है, और एक तरफ इनकी नस्ल है, आपको मैच करवानी है। इसका मतलब यहां से भी आपका पिछली बार प्रश्न बना था, तो अब की बार भी आपका प्रश्न यहां से बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए गाय, और गाय की नस्ल कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई। गाय की नस्ल देखो राठी, गिर और थारपारकर, ये किसकी नस्ल है, ये आपकी गायों की नस्लों में शामिल होती है। भैंस की नस्लों की चर्चा कर लेता हूं मेरे भाई, और भैंस की नस्ल कौन सी है जल्दी से आपको याद रखना है। एक तो मुर्रा होती है, सूरती होती है, मेहसाना, ये आपकी भैंसों की नस्लों में शामिल होते हैं। तीसरे भेड़ की मैं बात कर लेता हूं, भेड़, और भेड़ की नस्ल कौन सी है, नाली, पोंगल, मगरा, ये आपकी भेड़ की नस्ल है। और बकरी की नस्लों की बात की जाए तो लोही, बरबरी, जमुनापरी, ये सब आपकी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो इनको मैच करवा लीजिए। देख लो मेरे भाई, 2 3 4 1, इधर मैच करो, 2 3 4 1, ये आपका तीसरे विकल्प से मैच करता है। सटीकता के साथ आपका आंसर ये हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे बता दो। आपको कई कई बातें याद रखनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जरा याद रखना। भेड़ की बात कर लेता हूं, भेड़ की कौन कौन सी नस्लें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। आपको पढ़ाने वाले हैं मारवाड़ी, कौन सी नस्ल पढ़ेंगे, मारवाड़ी नस्ल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हम कौन सी नस्ल पढ़ाएंगे, चोकला नस्ल आपको पढ़ाने वाले हैं भेड़ की। इसके अलावा हम कौन सी पढ़ाने वाले हैं, मगरा हम आपको नस्ल पढ़ाएंगे।
मगरा के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जैसलमेरी एक नस्ल होती है, वो भी किसकी होती है, भेड़ की होती है। इसके अलावा मेरे भाई एक मालपुरी होती है, याद रखना, ये भी भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे नाली, नाली भी भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा सोनाडी, ये सोनाडी भी आपकी किसकी नस्ल होती है, भेड़ की नस्ल होती है, आपको याद रखना। बकरी की बात कर लेते हैं मेरे भाई, एक तो सुरोई होती है, एक मारवाड़ी होती है, और एक कौन सी होती है, जखरानी। बस जखरानी से आपका प्रश्न बनेगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भैंस की बात कर लेते हैं, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी, ये सब किसकी नस्ल है, भैंसों की नस्ल है मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। अब 28 प्रश्न यही तक मेरे थे, अब आपके प्रश्न हैं वो सर के आने वाले हैं। तो सर अब देखो इस प्रश्न को कराएंगे, आपको 2 3 4 5 प्रश्न बचे हैं, इनको कराने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको हमारा कोर्स कैसे परचेज करना है। वीडियो को अंत तक देखना है, और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी चयन प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो एक बार सर आइए, स्वागत है आपका, प्रश्नों को सॉल्व करा दिए और रास्ता दिखाइए। धन्यवाद सर। तो 2 प्रश्न और हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। राजस्थान सेंसस 2011 इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए और कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्मिनोलॉजी दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी परिभाषा भी आ गई तो आपको इनका प्रश्न पता होता है। ठीक है, आंसर आप बता सकते हैं। पहले इन चारों के बारे में देख लेते हैं। डिकेडल ग्रोथ, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, दशकीय वृद्धि क्या होती है, यानी कि 2001 के कंपैरिजन में 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, हम देख चुके हैं 21.31%। पहले का चौथा देखते हैं, एक का पहले का चौथा कहीं पर मिल रहा है क्या, ओ माय गॉड, पहले में ही मिल गया, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। नो भैया, एक ऑप्शन से ही सारा प्रश्न बन गया, यही तो होता है। सिर्फ आपको प्रश्न ही नहीं बताया जाएगा, आंसर अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद में आता है लिंग अनुपात, यानी कि 100 पुरुषों के 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती है, इसे कहा जाता है सेक्स रेशो या लिंगानुपात। और हमारे राजस्थान में एक तरफ तो हम बातें करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, सोचती जामहे यत विनशति तत्कुलम, लेकिन दूसरी तरफ हमारे राजस्थान में ही होता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। नारी की स्थिति कमजोर है और बच्चियां बहुत कम है, ये कितनी है, 928 है। साक्षरता यहाँ पर परसेंटेज में लिखी जाती है 66.11%, और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या। ये कितनी थी, 200 थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, आखिरी प्रश्न आपका पूछा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर। भरतपुर, बाड़मेर, दौसा, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूरू। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम और निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो भैया, जब जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था, राजस्थान की टोटल जनसंख्या है 200। 200 में से सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, आंख बंद करके आप बता सकते हैं सर, जयपुर में रहते हैं। जयपुर की कितनी है, 595, ठीक है, 595 लोग रहते हैं। और सबसे कम कहाँ रहते हैं, जैसलमेर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछली बार के पंचकर्मा के जो पेपर के अंदर जो 30 प्रश्न आए थे, उन 300 प्रश्न का डिटेल्ड सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम आपको गौरव सर को भी बुलाते हैं और जानते हैं कि क्या है ये आयुष जी के बैच। आपको पता है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, और जब हमने वीडियो बनाए थे, इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, मैं अकेला ही आया था, सर नहीं थे। ठीक है, तो हमने जनरल डिस्कस करा था कि राजस्थान जीके क्या होता है। 40 नंबर का इस बार आपके राजस्थान जीके आएगा, 25 नंबर का रिसर्च पेपर आएगा, 65 नंबर, और उसके अलावा 85 नंबर का इस बार आपके क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 85 नंबर के सब्जेक्ट और 25 नंबर का रिसर्च भी, क्योंकि एमडी आपने करी है तो आपके पास में ठीक ठाक नॉलेज होगी। लेकिन अगर इन 40 नंबर को आपने हल्के में ले लिया
तो भैया आपने जो इतना सालों से मेहनत करा वो मेहनत बेकार जा सकती है। और राजस्थान जीके का क्या पैटर्न होगा ये प्रश्न हमने देख चुके हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, आप चाहेंगे तो आपके लिए और पेपर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारा जो बैच आ रहा है, जिस बैच का नाम है आयुष जीके बैच, ठीक है, इस बैच की थोड़ी बहुत विशेषताएं आपसे सर से जानते हैं। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना हमारा कर्तव्य है। एक बार तो सबसे पहले मैं गौरव सर को फिर बुलाऊंगा, हम दोनों स्क्रीन पर रहेंगे और सर से मेरे कॉमन क्वेश्चन होंगे जो सर आपको आंसर देंगे। सर, ये जो आयुष जी के बैच है जिसके अंदर आपने मेरी फोटो लगाई, खुद की नहीं लगाई, आप महान है। ठीक है, आप ये बताइए कि इसके अंदर क्या अंतर होगा, ठीक है, और क्यों बच्चों को ये करना जरूरी ही जरूरी है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपने बताया है इनको, जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, केवल उनसे दो निवेदन करूंगा, सर का आप आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए। देखो, ये आपका जो बैच है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। मेरे कहने से एक बार आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीवी एजुकेशन हब, क्या लिखना है, सीवी एजुकेशन हब लिखना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं। और सीवी एजुकेशन हब आपने लिखा, आपके सामने हमारी एक एप्लीकेशन आएगी, उस एप्लीकेशन का नाम होगा, देखिए इस तरह से मेरे भाई आपको क्या लगेगा, ये हमारा एप्लीकेशन का लोगो है, सीवी एजुकेशन हब नाम से एप्लीकेशन का लोगो डाउनलोड कर लेना। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन के तुरंत साथ में ही मेरे भाई आपको ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में थंबनेल दिख रहा है, ये हमारे कोर्स का लोगो है, और इसको आपको लिखता मिल जाएगा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान जीके। अब इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं उसकी बात सर ने जैसे प्रश्न पूछा है, अब जरा सुन लो। यदि आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हो तब आपको क्या मिलेगा उसके बारे में सर ने पूछा है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि सर ने कहा है, ये 40 नंबर नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है। पुनः सुन लेना, आप जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, बाकी चीजें हैं, वो सबको कॉमन याद है, सब उसमें बराबर हो आप, क्योंकि लगातार आपने उसी की पढ़ाई करी है। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए वो चीज आपको तैयार करनी पड़ेगी जो आपको सबसे अलग करेगी, और सबसे अलग करने वाली चीज आपकी है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके जिस तरह से सर आरपीएससी ने आजकल पैटर्न बदला है, आप देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पैटर्न बदल गया, बिल्कुल। किस तरह से पेपर पिछली तुलना में थोड़े से जटिल आने लगे हैं। इसका मतलब थोड़े ट्रेंड में जटिल नहीं सर, मतलब काफी कुछ चेंज करा है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको रट्टू तोता बनाया है, परंतु आप कॉलेज लेक्चरर बन रहे हैं, आपके हाथ में इस देश का युवा आने वाला है, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो हो ही, साथ में आप कॉमन सेंस का भी यूज करो। राजस्थान के अंदर आप पढ़ा रहे हो तो राजस्थान की जीके तो आपको आनी ही चाहिए, ये तो उम्मीद होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल सर। अब सर आप अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप एक बार इन सब की तरफ से आप ये बताओ, आपका हमने जैसे कोर्स खरीदा है, मैं एक एज ए स्टूडेंट की तरह आपसे पूछने वाला हूं, मैंने आपका कोर्स परचेज किया, मुझे ये बताओ कि आप कितने दिन में कोर्स करा दोगे, आपके कोर्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है, और आप ये बता दो कि सिलेक्शन की कितनी गारंटी आप देते हो। तीनों प्रश्नों का जवाब दो सर एक बार। चलिए, धन्यवाद सर। इस सर के प्रश्न का आंसर दूं इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे ऐसे भी योगाचार्य है, वेदाचार्य है, जिनके पास गूगल का फोन नहीं है, एप्पल का फोन है, तो उनको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद सर के आंसर दूंगा। उनको बेटा एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन सा है, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको डालना है, जो कि है BKFXLG। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इससे आप डायरेक्ट सीवी एजुकेशन हब पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर है 70704495956। ठीक है, इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी आपका कोर्स अवेलेबल है। चलिए, अब गौरव सर के क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला इनका क्वेश्चन था कि भैया आपने, सर ने पूछा है कि आप ये जो कोर्स करा रहे हो, ये कोर्स कितने दिन के अंदर कराओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 40 नंबर का कोर्स है। ठीक है, तो 40 दिन, ठीक है, एक दिन के 2 घंटे कम से कम। ठीक है, कभी 2.5 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, तो लगभग 80 से 90 दिन का आपका कोर्स होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कोर्स की क्या करवाया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे।
हम सीधा सीधा जो आरपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, नया सिलेबस, पुराना नहीं, उसी को बाइबल, गीता, कुरान मानते हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन सर का है कि क्या गारंटी है इस सिलेबस को करने के बाद में? तो भैया सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि कोर्स तो काफी बच्चे करेंगे, पोस्ट एक एक ही है। हाँ, इतनी जरूर गारंटी है कि अगर आपने हमें ब्लाइंडली फॉलो करा, अगर आपने जो सारी चीजें हम बताते हैं, गौरव सर बताते हैं, मैं बताता हूं, हमारी टीम बताती है, जो टास्क देते हैं वो टास्क करा, 2 से ढाई घंटे हमें पर डे के दे दिए, तो निश्चित रूप से इस चीज की मैं गौरव सर आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, कि आपके 40 में से 40 नंबर आ जाएंगे। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भैया एक बहुत बड़ा अनुभव है हमारे पास में। 10 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए हो गए, गौरव सर को काफी टाइम हो गया, इतनी सारी किताबें आपके लिए हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस इतना टाइम क्यों लगाया हमने वीडियो लाने में? क्योंकि हमने आपके पिछले सालों के सारे पेपर देखे हैं, उस पर रिसर्च करा है। केवल खाना पूर्ति नहीं कि भैया 500 बच्चों ने कह दिया कोर्स लॉन्च कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा से दूसरे फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आयुष विभाग की तरफ से डिमांड आई है, तो आपके लिए ये कोर्स है। ये कोर्स, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप बाकी 110 नंबर संभाल लो, इन 40 नंबरों की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं। इसके अलावा हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है, ईश्वर करे सिलेक्शन हो जाए, बाई चांस नहीं हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जो कि स्किप कर देते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस में आ जाते हैं या राजस्थान के दूसरे एग्जाम देते हैं, तो वहां पर भी ये जो आप पढ़ेंगे ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभी सीएचओ का पेपर हुआ था, आप में से कई विद्यार्थियों ने दिया, उसमें फायदा होगा। और भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसमें ये कोर्स रामबाण साबित होगा। तो आई होप गौरव सर मैंने सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर ने आपको सब कुछ समझा दिया। लेकिन सर आप ये बताइए कि मुझे कोर्स परचेज करना है, तो सबसे पहले मुझे ये कोर्स के लिए कहां जाना पड़ेगा, कोर्स की फीस कितनी है और क्लास कब से शुरू हो जाएंगी? आप बच्चों के लिए ये भी बताओ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं आयुष की विभाग की तैयारी कर रहा हूं, मेरे साथ 50 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दो सर। चलिए, तो भैया सबने कहा है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, जो कि सर ने आपको बताया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, वो है शिवी एजुकेशन हब। ये यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही वहां का लोगो है। वहां से आप जैसे ही जाएंगे, आपको आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, आप इनरोल हो जाएंगे। उसके बाद में आप जाएंगे कोर्स पर, तो आपको सबसे पहले इस तरीके का कोर्स दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा एक कोर्स दिखेगा, मेरी फोटो लगी हुई होगी और आयुष जी के का कोर्स दिखा होगा। इस कोर्स को परचेज कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास में आईफोन है तो भैया आईफोन वाले बच्चों को माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, ये कूपन कोड लगाना है, ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना है और आप कोर्स ले सकते हैं। वैसे कोर्स की फीस है 5,111 रुपए, लेकिन अभी आपके लिए डिस्काउंट है अर्ली बर्ड्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये डिस्काउंट आपके सिर्फ 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई तक जो विद्यार्थी कोर्स लेते हैं उनका कोर्स 4,000 रुपए का है, सिर्फ 4,000 रुपए का। अब ये 4,000 रुपए कुछ बच्चों के लिए तो सिर्फ हो सकते हैं, कुछ के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 4,000 रुपए हम क्यों ले रहे हैं। सबसे पहले तो भैया ये ऑनलाइन सेटअप करना पड़ता है। सेटअप के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आती है, ठीक है। प्लस मेरी, गौरव सर की और भी जो हमारे फैकल्टी पैनल आएंगे, उनकी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेज होती है, बहुत जगह बिजी होते हैं। मैं मेरा खुद का बताऊं तो लगभग 13 घंटे में काम करता हूं, गौरव जी 12-13 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और उन फील्ड में करते हैं जहां से काफी ज्यादा हमारे पास में अर्निंग आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, तो कम से कम एक इतना तो हो कि हमें जेब से न लगाने पड़े। सिंपल सी बात है। प्लस आपके लिए रिसर्च होगा, यूनिक कंटेंट होगा। ऐसा नहीं कि भैया फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाया वो यहाँ चेप दिया, ये हमारे से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये जो फीस है ये पूरी तरीके से जस्टिएबल है, ठीक है। बहुत ज्यादा फीस भी नहीं रखिए। याद रखिए, आपका जो सपना है उस सपने के सामने 40 नंबर का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को आपको पार करना है, ठीक है। सर ने पूछा आपकी क्लास कब से लागू होगी। क्लास आपकी लागू होगी
1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी, ठीक है। शुरुआत में हमारी क्लास कौन कौन सी होगी ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। शुरुआत में हम आपके 2 पोर्शन दे रखे हैं मोटे मोटे, एक तो आपका हिस्ट्री कल्चर दे रखा है, एक आपका ज्योग्राफी दे रखा है। हिस्ट्री कल्चर के अंदर शुरुआती 3 टॉपिक्स में स्टार्ट करूंगा शुरुआत में, जिन टॉपिक के अंदर आपके है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से खाद्य पदार्थ है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कृषि होती थी, इंडस्ट्री होती थी, ठीक है। और ज्योग्राफी के टॉपिक है वो गौरव सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बीच बीच में कई हमारी टीम आपके लिए आती रहेगी। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, इसके अलावा भाई साहब आपको टेस्ट मिलेंगे, जैसे जैसे टॉपिक पूरे होंगे चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। देन आपके पास में जैसे ही यूनिट हो जाती है, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, रिवीजन पे रिवीजन होगी। कोर्स की वैलिडिटी कब की है, कोर्स की वैलिडिटी देखिए, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अभी आरपीएससी ने कहा है कि 15 जनवरी तक पेपर हो जाएंगे। किसी भी कारण से अगर पेपर आगे जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया अब पेपर आगे चले गया है, अब अगर आपको तैयारी करनी है तो और पैसे दो और रिन्यूएबल कराओ कोर्स को। हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपकी एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे आपका नुकसान हो, ठीक है। पूरा कंटेंट मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स होगा जो कि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कभी भी देख सकते हो, ठीक है। क्लासेज लाइव होगी, लेकिन अगर आप वर्क में हो या आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो वो क्लास आपके लिए रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा भी अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि सर इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास पढ़ने का, हमें सिर्फ आप स्टडी मटेरियल भेज दीजिए, तो आपके लिए ये नंबर है, इन नंबरों पर फोन करके आप अपने घर पर पोस्टल एड्रेस से स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। फाइनल कमेंट के लिए एक बार फिर मैं आपके गौरव सर को बुलाता हूं। जैसा कि साथियों सर ने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है, अंतिम आपके 2-3 मिनट लूंगा, आपको सारी चीजें स्पष्ट दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल का जो नाम है सिवी एजुकेशन हब, इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। आप हमारा कोर्स है, उस कोर्स में आपको मेरे भाई आयुष डिपार्टमेंट का ये थंबनेल मिल जाएगा, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान जीके, जिसमें 40 नंबर की तैयारी हम करवा रहे हैं मेरे भाई। 1 जुलाई से आपको ये कोर्स है वो आपका शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें। अब आपको क्या करना है, कोर्स में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको देख लो, आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लास यदि आप नहीं देख पाओगे तो मेरे भाई आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, याद रखना, जिन्हें आप कभी भी देख सकते हो जब आपकी इच्छा हो। हम आपको डीपीपी देने वाले हैं, साथ में हम आपको वन लाइनर याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको पैनल पीडीएफ देंगे। क्या डालेंगे, पैनल की जो पीडीएफ होगी हम आपको पैनल पर पढ़ाएंगे, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको पूरा कंटेंट देंगे मेरे भाई, याद रखना संपूर्ण कंटेंट आपको दिया जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलने वाले हैं। इतना नहीं मेरे भाई, साथ में आप सुनते जाइए, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी, भरपूर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। खूब प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, एमसीक्यूज आपके डलवा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न है पीवाईक्यूज वो भी आपको डाल दिए जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट बचेगा तो उस डाउट का हम क्या ले लेंगे, डाउट सेशन ले लेंगे मेरे भाई, याद रखना। तो समझ में आई क्या मेरे भाई, इतनी चीजें हम आपको एक ही कोर्स में देने वाले हैं, इतनी सुविधा आपको सब एक कोर्स में मिलेगी। फिर भी कोई मन में समस्या है कोर्स को लेके तो 7014495956 7014495956 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिए कि सर हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप कोर्स ज्वाइन कर लो। जो कुछ पूछना है जल्दी से फोन करके पूछ लीजिए। कोर्स आपका चालू है, हमारी तरफ से प्ले स्टोर पर हमने लॉन्च कर दिया है। 1 तारीख से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। और मेरे साथियों पुनः आपको बता दूंगा, सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी है, बस तैयारी कीजिए। सही, आपका सिलेक्शन राजस्थान जीके की वजह से नहीं रुकेगा। पुनः बता देता हूं, अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी है, विगत परीक्षा का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी साथी हैं जो कि आयुष विभाग की इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर
फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं भी ऐसे कोई ग्रुप बने हुए हैं जिनमें आपके साथी जुड़े हुए हैं, इस वैकेंसी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन सभी तक आप इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जैसे ही आप तक रीच पहुंच पाएगी, हम आपके लिए और अधिक मेहनत करेंगे और आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। फिर भी कोई आपकी इच्छा रह जाती है, कुछ हमें आप बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।